गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने वीडियो में आपको लोकतांत्रिक राजनीति के विषय में बताया था, राजनीति विज्ञान का परिचय कराया था, नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर थे इस विषय में मैंने आपको समझाया था कि राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के बनिस्पत एक ज़्यादा व्यापक परिभाषा समाहित रखता है स्वयं में। राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति सिद्धांत, व्यवहारिक राजनीति, संविधान, बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करने होते हैं। अब मैं क्लास 9 के बारे में आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आखिर क्लास 9 में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम चलें विषय वस्तु सूची पर। हमको 5 चीज़ें पढ़नी हैं, 5 उंगलियां हैं आपकी। आप 5 उंगलियों पर याद कर लें। आपकी ये कनिष्ठा है, आप इसे लोकतंत्र क्या और क्यों, मतलब क्या, संविधान का निर्माण, तीसरा चुनावी राजनीति, चौथा संस्थाओं का कामकाज और पांचवा लोकतांत्रिक अधिकार। बस आप अपनी मुट्ठी में इसे बंद कर लें। आप इसे पहले याद करने की कोशिश करें। आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लोकतंत्र क्या क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि आपको लोकतंत्र, संविधान, चुनावी राजनीति, संस्थाओं के कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, आप ये जो देख रहे हैं इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सब लोकतंत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो जब लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, और मैं पीछे आपको चर्चा में यह बताया कि हम जो पढ़ेंगे वह राजनीति पढ़ेंगे, और आज की जो राजनीति है उस राजनीति में सबसे अहम अगर कोई जानने का चीज़ है तो वह लोकतंत्र ही है, क्योंकि आज की राजनीति का आधार लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है। देखिए, चुनावी राजनीति है ना। अब लोकतंत्र सही तरीके से चले इसके लिए संविधान है। देखिए, यहाँ संविधान का निर्माण, हम यह भी समझाएंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और फिर लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए चुनावी राजनीति के बारे में हम समझाएंगे। और फिर जब चुनाव होगा तो चुनाव के द्वारा जो सरकार का गठन होगा उसको हम संस्था कहेंगे, और ये कैसे काम करती है ये संस्थाओं के काम के बारे में भी बताएंगे। साथ ही आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आपको भी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, अर्थात लोकतंत्र के अंदर में जो जो आपके अधिकार हैं उन सारे अधिकारों के विषय में हम आपको बताएंगे। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। तो हम अपने पुस्तक में प्रवेश करें। इससे पहले आप लोग अपने संविधान की उद्देशिका, भारत का संविधान की उद्देशिका का मतलब संविधान का उद्देश्य क्या था, हमारा संविधान क्यों बनाया गया, हमारा संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान क्या व्यवस्था करता है, किसके लिए व्यवस्था करता है, संविधान को बनाने वाले कौन थे, संविधान जो बना रहे थे उनको बनाने का अधिकार किसने दिया, ताकत किसने दी। ये सारी बातें सिर्फ इतनी बातों में है। इसकी एक छोटी सी कहानी है। इसकी छोटी सी यह कहानी है कि इस उद्देशिका को आप देख रहे हैं, इसको बनाने से पहले एक प्रस्ताव आया। कोई काम करने से पहले मन में एक विचार आता है ना, कोई काम करने से पहले एक मन में विचार आता है। जैसे स्कूल में आज 1 घंटे का सफाई कार्यक्रम चलाना है, तो मन में एक विचार आया कि सफाई कार्यक्रम चलाना है। तो अब सफाई कार्यक्रम कैसे चलेगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कितने देर तक चलेगा, कौन कौन सा जगहों को सफाई करनी है, कौन कौन सामग्री लगेगी, विभिन्न चीज़ें। तो उद्देश्य हमारा सफाई है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमारा संविधान में किसको क्या अधिकार होगा, संविधान किस लिए बनाया जा रहा है, संविधान बनाने के उद्देश्य क्या हैं, इसके लिए एक प्रस्ताव आया जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। उसी उद्देश्य प्रस्ताव बाद में उसी के आधार पर ये उद्देशिका बना। इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल कहते हैं। इसमें लिखा है, देखिए, हम भारत के लोग
कहाँ से कहानी शुरू हुई? हम का मतलब हम सभी लोग, कोई एक व्यक्ति नहीं, हम सभी लोग, भारत के सभी लोग, हम। और इसका स्पष्टीकरण सा है यहाँ, भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के बाहर के नहीं, भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक। अब ध्यान दीजिए, हम किसके लिए काम करने जा रहे हैं? भारत के लिए। तो भारत को एक, तो भारत को एक क्या करेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत को कैसा देश बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न कहते हैं निर्णय करने की पूरी ताकत। हम अपने देश को ऐसा देश बनाएंगे कि बिना किसी दूसरे देश या किसी दूसरे के भय के, पक्षपात के, खुद निर्णय कर सके। हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाएंगे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए। और हमारा देश कैसा होगा? तो समाजवादी। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी से तात्पर्य ये है कि हमारा जो देश है इसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी लोग एक समान होंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष से मतलब यह है कि हमारा देश कोई भी धर्म विशेष का बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब क्या है? पहला, हमारा देश तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, दूसरा हमारा देश समाजवादी होगा, तीसरा हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, और चौथा हमारा देश कैसा होगा? तो लोकतंत्रात्मक होगा। यानी हमारे देश में लोकतंत्र होगा। लोक मतलब जनता, और तंत्र मतलब उनसे बना हुआ सिस्टम, व्यवस्था। यानी हमारे देश में शासन की जो व्यवस्था होगी वो जनता के हाथों से शक्ति प्राप्त करके ही बनेगी। जनता वोट के द्वारा अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। हमारा देश आगे क्या होगा? तो गणराज्य होगा। गणराज्य। अब देखिए शब्द यहाँ, गण और राज्य। हमारा देश कैसा होगा? तो गणराज्य। गणराज्य मतलब ये होता है कि देश का जो प्रधान होगा, देश का जो मुखिया होगा, वह देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होकर के बनेगा, चुना करके बनेगा। तो इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि हमारा देश कैसा है, हमारे संविधान की व्यवस्था कैसी है, हमारा संविधान देश को कैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे देश को एक प्रभुत्व संपन्न बनाने का प्रयास कर रहा है, समाजवादी देश बनाना चाहता है संविधान, पंथ निरपेक्ष देश बनाना चाहता है, लोकतंत्रात्मक देश बनाना चाहता है, और एक गणराज्य देश बनाना चाहता है। और आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, और 26 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन पूर्ण रूप से संविधान भी लागू किया गया था, जबकि यह संविधान पहले ही बन गया था। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन गया था। हम यहाँ आए तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब तो देश की बात हो गई, अब देश के नागरिकों पर आइए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, एक नागरिक नहीं या कोई खास, ऐसा नहीं कि कोई जो पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, नहीं, समस्त नागरिकों को क्या देना है भाई? देश तो हम ऐसा बनाएंगे। अब देश में नागरिकों को क्या देंगे? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। ये हमारा संविधान क्या कह रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय क्या है? अगर आप मान लेते हैं किसी बात के लिए आपको मनमुटाव हो जाए दो आदमी के बीच में, या आप दो आदमी झगड़ा कर लेते हैं, तो आप किसी तीसरे के पास जाते हैं कि आप बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है। अर्थात सही गलत का जो फैसला है, मोटा मोटी इसी को आप न्याय समझिए। तो सामाजिक अर्थात समाज में हर किसी को क्या क्या मिलना चाहिए। आर्थिक का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कोई भूखा मरे और किसी के पास इतना धन हो कि वह धन का उपयोग भी न कर पाए। राजनैतिक का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है तो उसको विशेष लाभ मिले और जो साधारण व्यक्ति है उसको कोई लाभ नहीं मिले। नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा संविधान क्या देगा? सामाजिक न्याय देगा, आर्थिक न्याय देगा और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। अब आगे आइए, हमारा देश पहला चीज़ क्या है? पहला हमने आपको बताया कि हमारा देश कैसा था, तो 5 गुण इसके थे। अब हमारा देश न्याय प्रदान करता है हमारा संविधान, तो हमारा संविधान 3 तरह के न्याय देता है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हमारा संविधान हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन? तो पहला, विचार की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, है ना, स्वतंत्र हैं। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ये विचार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, आप जो भी देश के हित में हो, आप बोलने की आपको आज़ादी होगी, आपको बोलने से कोई मना नहीं कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, विश्वास। अगर आपको लगता है कि हम इस चीज़ को सही माने, ये हमारे लिए अच्छा है, तो आप उसको मान सकते हैं। आप जिस धर्म को मानना चाहेंगे उसको मान सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा चीज़ है विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता है धर्म की, आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और पांचवी, उपासना। उपासना मतलब हम लोग जो पूजा पाठ या जो भी अपने जीवन यापन करते हैं, उसका जो तौर तरीका है पूजा प्रार्थना का, उसी को उपासना कहते हैं। तो आप कोई भी उपासना के तरीका अपना सकते हैं। आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, आप कुछ भी, जिससे समाज को कोई अहित न हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो हमारा संविधान ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब हम आगे आए। अब हमारा संविधान एक सामाजिक न्याय की बात करता है। तो देखिए, स्पष्टीकरण भी यहाँ है। हमारा संविधान हमको क्या देता है? 2 चीज़ की समानता देता है। पहला, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी किसी को ऐसा कह दे कि तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हो, किसी को कह दे कि तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हो, नज़र नहीं मिला सकते हो। नहीं, यहाँ सबकी बराबर प्रतिष्ठा है। दूसरी बात, अवसर की समता। अवसर मतलब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए, मान लेते हैं किसी स्कूल में 50 लोगों को एडमिशन होना है, 50 सीट है, और वहाँ 500 लोग पहुँच गए नामांकन के लिए, तो वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहाँ आप लोगों को बराबर अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कोई परीक्षा आयोजित हो सकती है या और भी कोई उपाय हो सकते हैं। तो अवसर की आपको रोजगार में भी, नौकरी में भी, हर जगह पर आपको बराबर अवसर दिया जाएगा। अवसर की समानता स्थापित करता है हमारा संविधान। अब आगे एक बात और, हमारा संविधान जो है प्राप्त कराने के लिए, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, किन में भाई? तो इन सारे चीज़ों में, है ना, व्यक्ति की गरिमा। और व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य यह है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, किसी को कोई अपमानित नहीं करेगा। व्यक्ति की गरिमा। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़े। तो देश की एकता को खंडित करने वाला कोई काम न हो, देश की अखंडता समाप्त हो जाए ऐसा कोई काम न हो, इसे सुनिश्चित करने वाली एक बंधुता बढ़ाने के लिए हमारा संविधान क्या कहता है? एक बंधुता बढ़ाने की बात करता है। कैसी बंधुता, कैसी भाईचारा? जिसमें व्यक्ति की गरिमा हो, राष्ट्र की एकता हो और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो, ऐसा काम करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारे संविधान सभा के बनाने वाले लोग कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प होकर, है ना, एकदम कठिन संकल्प लेकर के लोग खड़े हैं अपनी इस संविधान सभा में। जो हमारा संविधान बना रहे थे, जहाँ हमारा संविधान बन रहा था, उसके सारे सदस्य जहाँ थे उसको हम संविधान सभा कहते थे। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में ये कब ये घोषणा लोग कर रहे थे? तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी की यह घोषणा की गई है। हमारा संविधान 1946 से ही बनना शुरू हुआ था, लेकिन बनते बनते 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, माने लगभग 2.25 साल का समय लग गया था। तो 1949 ईस्वी को यह घोषणा करते हैं। एतद द्वारा
इस संविधान को, मतलब यह संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, यानी अपना लिया गया, अधिनियमित किया गया, यानी इसको कानून के रूप दिया गया, और आत्मार्पित किया गया, यानी इसको एक जीवंत दस्तावेज बना दिया गया। अब यह काम करेगा, इस तरह की बात। तो हम समझते हैं कि हमारा संविधान का यह जो प्रस्तावना है, संविधान की यह जो उद्देशिका है, इसके बारे में समझ गए होंगे कि वास्तव में यह उद्देशिका हमारे संविधान के वो थोड़े शब्दों में लगभग सारी बातों का उल्लेख कर दिया। देश के स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। लोगों को क्या मिले तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और क्या मिले, स्वतंत्रता। कैसी भाई, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, और सब में समानता हो। कैसी समानता, तो प्रतिष्ठा की समानता हो, अवसर की समानता हो, और लोगों के बीच में बंधुता हो, भाईचारा हो। कैसी भाईचारा, तो जिसमें व्यक्ति की गरिमा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित हो। और यह घोषणा कौन कर रहे हैं, तो संविधान सभा के लोग। और संविधान सभा के लोगों को ताकत किसने दिया, तो भारत की जनता, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग। यहाँ ये लोग संविधान सभा के लोग नहीं कह रहे हैं कि हम, इनका कहने का मतलब है हम भारत के लोग, यानी संविधान सभा के लोग जो भी कह रहे हैं वो पूरा भारत के लोग कह रहे हैं। इस प्रकार संविधान बनाने की ताकत किसके हाथ में, जनता के हाथ में। वह किसको दिया गया, संविधान सभा को दिया गया, और संविधान सभा ऐसा बना करके तैयार किया। इस प्रकार हम संविधान की उद्देशिका को समझ गए हैं। अब हम आगे लोकतंत्र के विषय में अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आप नियमित रूप से हमारे चैनल को देखते रहेंगे। एक एक करके हम पूरी किताब के एक एक बिंदु को आपको समझाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।